हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का 5वां चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, क्या पता करेंगे। तो देखो, यूक्लिड को क्या कहा जाता है, एक तरह से फादर ऑफ ज्योमेट्री कह लो, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले क्या कहते हैं, ये सारी खोजें की थी ज्योमेट्री के बारे में। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को बताई थी। अभी वो सारी बातें जब तुम देखोगे, उनके एक्सियोम्स, उनके पोस्टुलेट्स जब सुनोगे, तो ऐसा लगेगा एकदम मूर्खों वाली बात है। तो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, एकदम नॉनसेंस चीज़ें बताया है उन्होंने। लेकिन उस एरा में, उस समय में वो बहुत बड़ी खोज टाइप की थी। फॉर एग्जाम्पल, अब लगता तो कि न्यूटन ने क्या ही बता दिया कि गाड़ी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कोई बताने वाली बात है नहीं ना। तो उसी तरह इन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो ऐसा लगता है कि बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं, जो उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करा ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का एक मतलब होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ने 4 चैप्टर कंप्लीट किए। वो सारे कंप्लीट करके सारे सवाल होपफुली आप लोग ने लगा लिए होंगे हर बुक से। तो अभी देखते हैं आगे बढ़ के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री मतलब क्या होता है। तो द वर्ड ज्योमेट्री कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखो, मैक्सिमम चीज़ें ग्रीक से ही आती हैं। जियो, और जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और मेट्रियन मतलब मेज़र। तो अर्थ का मेज़रमेंट, मतलब ये एक नॉमेनक्लेचर है, नाम दे दिया गया। ऐसा नहीं कि अर्थ का मेजरमेंट, लेकिन अर्थ पे जो भी चीज़ें उनको मेज़र, या अर्थ पे या कैसी भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ एक नेम देने के लिए हम लोग ने एक वर्ड खोजा, जियोमेट्री, जिसका मतलब है अर्थ का मेजरमेंट या अर्थ पे मेजरमेंट, जो भी कह लो। तो बस यहीं से ज्योमेट्री की खोज हुई। अब क्या है कि इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई यूक्लिड द्वारा कई सारी चीज़ें बताई गई, जिसमें एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स, ये बातें बताई गई हैं। तो एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स होते क्या हैं? तो एक्सियोम्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट दैट इज टेकन टू बी ट्रू टू सर्व एज अ प्रेमाइज और स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्दर रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट। तो होपफुली आप लोग को ये बात समझ में नहीं आई होगी। देखो, इसमें लिखा क्या है कि एक्सियोम एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा बात है जो लोग बोलते हैं किसी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक क्रिमिनल केस है कोई, तो वो तभी स्टार्ट होगा जब उस पर किसी पर्टिकुलर आदमी ने, जैसे मान लो किसी ने कोई क्राइम किया, किसी ने कुछ चोरी कर दी, ठीक है। तो उस चोरी का किसी ने इल्ज़ाम लगाया होगा, तभी वो फर्दर इन्वेस्टिगेट हुआ होगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है। एक्सियोम भी एक तरीके से क्या है, पहला स्टेटमेंट है, यानी पहला FIR कह लो, ठीक है, पहला मतलब केस कह लो है, जिसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, फर्दर रीजनिंग आर्गुमेंट्स होंगे। उसी के बेसिस पे हम लोग और रिसर्च करेंगे कि क्या ये बात सही है या गलत। तो जो एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स होते हैं वो 100% सही नहीं होते। मतलब हो सकता है वो चीज़ बाद में रीजनिंग आर्गुमेंट्स, उस पर इन्वेस्टिगेशन करके हो सकता है वो सही भी निकले, और हो सकता है वो गलत भी निकले। तो ये होते हैं एक्सियोम्स। अब थ्योरम क्या होता है? अ थ्योरम, अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन अ डेफिनेशन, एक्सियोम्स और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। तो थ्योरम्स एक प्रकार से कन्फर्म चीज़ें होती हैं। मतलब जो, ये समझो कि कंक्लूजन है, जो हम लोग ने एक्सियोम से शुरू किया था, अब जब फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता है, हमारा थ्योरम हो जाता है। बस इसको इस तरह से तुम समझ सकते हो कि जब फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जो हम लोग को बात पता चलती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? थ्योरम कहते हैं। और थ्योरम किस पे बेसिस पे होती है? जो प्रीवियस डेफिनेशंस या एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स होते हैं, उन्हीं को डेराइव करके, उन्हीं पे बातचीत, उन्हीं पे इन्वेस्टिगेशन, उन्हीं पे आर्ग्यूमेंट कर करके हम लोग एक फाइनल वर्डिक्ट, एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्योरम। तो ये दोनों डेफिनेशन है। होपफुली तुम लोग समझ गए होगे। ये कहीं पूछा नहीं जाएगा मतलब एग्जाम्स में, बट यू शुड नो द डेफिनेशंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यूक्लिड्स के कुछ डेफिनेशंस थी, एक्सियोम्स थे एंड पोस्टुलेट्स थे। तो अभी हम लोग पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, तो उन्होंने 23 डेफिनेशन दी थी इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या कहा था, ज्योमेट्री को एक पूरा सेट बताया था कि एक पूरी सेट है बुक्स की। उन सेट को क्या कहा गया? एलिमेंट्स। उस एलिमेंट की सेट से बुक नंबर 1 में उन्होंने 3 डेफिनेशंस दी थी। उनमें से कुछ जो है, जो NCERT में गिवन है, जो हम लोग को पढ़नी है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये डेफिनेशंस क्या कहती हैं? बहुत ऑब्वियस बातें कहती हैं। ये मत सोचना कि वो बेवकूफ़ था, जो भी था, लेकिन उन्होंने 300-200 BC में जो है ये सब बातें कही थी, जो कि बहुत उस टाइम बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थी। समझ रहे हो? कब से? आज से
हज़ारों 2000 साल पहले और पहले की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ बताया था कि जो एक पॉइंट होता है, ये तो लाइन में, एक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, आ सर्कल विथ ज़ीरो रेडियस, यानी उसका कोई रेडियस नहीं होता है। यानी वही यहाँ पे कहने का मतलब पॉइंट इज डैट विच हैज़ नो पार्ट, मतलब उसका कोई पार्ट ही नहीं है, मतलब उसको तुम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यही उन्होंने कहा था कि उसको और तुम छोटा नहीं कर सकते हो। पॉइंट एक सबसे छोटा एलिमेंट खुद ही है। अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, जैसा कि एक लाइन तो होती है वो एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लाइन होती है वैसे तो ब्रेथलेस, यानी उसमें सिर्फ लेंथ होती है, कोई मोटाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, सॉरी। लेकिन जब उसको तुम जूम इन करते जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ वहाँ पे एक थिकनेस दिखेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एक्सियोम टाइप की है, ठीक है। ये डेफिनेशंस हैं, ये हम लोग को समझना चाहिए, होती हैं बट हम लोग विजुअली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कोई लाइन खींचेंगे तो उस लाइन में कुछ ना कुछ लेंथ होगी ज़रूर, मतलब कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी ज़रूर। बट जो लाइन की एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब उसमें कोई ब्रेथ नहीं होती। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, सिंपल सी बात है, ये इस लाइन का इस एंड पे एक पॉइंट है, इस लाइन के इस एंड पे पॉइंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जो पूरी लाइन है ना वो भी पॉइंट से मिलके बनी है। खूब सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो इनफाइनाइट पॉइंट मिल के एक साथ खूब सारे इनफाइनाइट पॉइंट मिल के एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। जैसे जब खूब सारे पॉइंट्स ऐसे रखोगे ना, एकदम बगल 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 ऐसे ऐसे करके रखो, तो देखो ऐसा लग रहा है एक लाइन बन रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट जब रखोगे तो वो लाइन बनता है। तो जो लाइन है वो भी बनता है किससे है, पॉइंट से। तो इसीलिए उसका जो एंड होता है वो भी क्या होता है, पॉइंट्स होता है। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। वही है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लाइन जो है वो इवनली एक पॉइंट्स पे लाई करती है, ठीक है। वही जो मैंने बताया कि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी होती है। अ सरफेस, अब सरफेस क्या होता है, सरफेस इज डैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। यानी एक सरफेस, मान लो ये एक सरफेस है, या मान लो तुम एक पेपर ले लो, एक स्क्रीन ले लो, ये क्या है, सरफेस है। मतलब उसमें लेंथ और ब्रेथ है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, ठीक है। यानी वो एक 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2D है, वो 2 डायमेंशनल है, उसमें कोई डेप्थ या फिर हाइट नहीं है। तो सरफेस का ये होता है डेफिनेशन। एजेस क्या होती हैं, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। सिंपल सी बात है, एज क्या होती है, ये जैसे ये सरफेस है तो इसकी ये क्या है, एज है, ये एज है, ये एज है, और सबकी एज क्या है, लाइन ही है, सिंपल। जैसे कि क्या होता है, पॉइंट से मिलके लाइन बना है, लाइन से सरफेस बना है। सुनो कैसे, जब कई सारी लाइन, इनफाइनाइट लाइन ऐसे 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 करके, मैं तो अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर तुम खूब सारी इनफाइनाइट लाइंस इक्वल, मतलब इक्वल लेंथ की बनाओगे तो तुम्हें एक ऐसे करके एक सरफेस मिलेगा। यानी पॉइंट्स से मिलके लाइन बनी, लाइन से मिलके सरफेस बने, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो एजेस होती हैं सरफेस की वो क्या होती है, लाइन्स ही होती हैं। अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। वही मतलब स्ट्रेट लाइन्स पे सरफेस लाई करता है, यानी खूब सारे लाइन से मिलके एक सरफेस बनता है हमारा। होपफुली तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। अब कैसे, जैसे कि तुम ये देखो, कभी ऐसे जो बैम्बू राफ्ट होते हैं जो पानी में चलाया जाता है, देखा होगा, या फिर मैन वर्सेस वाइल्ड अगर कभी देखा हो तुमने, तो बैम्बू का राफ्ट बनाता है वो। तो राफ्ट कैसे बनता है, खूब सारे ऐसे बैम्बू एक साथ ऐसे 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 करके। अब जैसे मान लो ये देखो, मान लो मेरी उंगलियां ही, वैसे तो ये लाइन है, ठीक है। अब कई सारी मैंने लाइन मिला दी तो देखो एक सरफेस बन गया। उसी तरह कई सारे बैम्बू एक साथ, बैम्बू एज अ लाइन समझ लो तुम, और उसको कई सारे रखते हैं तो क्या एक सरफेस जैसा दिखने लगता है। तो वही चीज़ है कि जो एक प्लेन सरफेस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन से मिलके बना होता है। होपफुली सारी डिफिनेशंस बेसिक थी, ऑब्वियस थी, समझ में आ गई होगी। अभी आगे देखते हैं। देखो यूक्लिड ने कुछ एक्सियोम्स दिए थे। एक्सियोम्स क्या बताया था मैंने, एक्सियोम्स वो स्टेटमेंट हैं जिनके बेसिस पे फर्दर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इन्होंने पहला एक सेंटेंस दे दिया, जैसे कि पहला क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका कुछ मतलब नहीं है, ये समझो। इसका मतलब है कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, यानी सपोज करो एक बॉल है, ठीक है, और फिर मैंने एक और बॉल ली, और फिर मैंने
एक और बॉल ली। अब ये सारी जो बॉल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, सपोज करो ये इसके इक्वल है, यानी ये बॉल इसके बराबर है और ये वाली बॉल इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली जो ये बॉल है वो भी इसके बराबर होगा। बात समझ में आई? नहीं आई। इसमें लिखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई दो चीज़ें किसी एक चीज़ से सिमिलर दिख रही है तो वो आपस में भी सिमिलर होगी, ठीक है। जैसे कि लेट अस सपोज, मान लेते हैं मैं फ़ोन ले लेता हूँ कोई, मान लो iPhone 13 ले लिया मैंने, ठीक है। अब iPhone 13 जो है, उस iPhone 13 को मैं अगर किसी और iPhone 13 से मैच करूँ, वहाँ पे मान लो 3 iPhone 13 रखे हुए हैं, 3, ठीक है। मान लो ये पहला रखा हुआ है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो सिंपल सी बात है, मैं ये बोलूँ कि ये जो, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे एक iPhone 13 रखा है, ये इससे देखने में सिमिलर लग रहा है, ये इससे देखने में सिमिलर लग रहा है, तो क्या ये आपस में दोनों में सिमिलर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। बस यही चीज़ है कि अगर कोई दो चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं, मतलब किसी तीसरे चीज़ से मैच कर रही हैं, तो वो आपस में भी सेम होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो एक तुमने पेंसिल खरीदी एप्सरा की पर्टिकुलर, ठीक है। अब सेम एप्सरा की पेंसिल तुम्हारे पास एक और है और तुमने फिर उसी डिब्बी में से एक और पेंसिल निकाल ली, तो सारी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। बस वही कहने का मतलब है कि एक जैसी चीज़ दिखने वाली सब एक जैसी होती है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ठीक है। यानी सपोज करो, इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, यानी अगर लिखा हुआ है a इक्वल्स टू b लिखा है मान लो, ठीक है। अब इसमें तुम कोई दो चीज़ें सेम चीज़ ऐड कर लो, मान लो मैंने इसमें भी c ऐड कर दिया, इसमें भी c ऐड कर दिया, फिर भी ये दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे। बात समझ में आई? मान लो एक तराजू रखा हुआ है, ठीक है, क्या बना, एक तराजू रखा हुआ है। अब यहाँ पे मान लो 50 किलो रखा है, इस पर भी 50 किलो रखा है। अब मैं अगर दोनों पे 5-5 किलो ऐड कर दूँ, दोनों पे 5-5 किलो ऐड कर दूँ, तब भी तो दोनों सेम ही रहेगा ना, बैलेंस्ड ही रहेगा ना, गिरेगा तो है नहीं। सेम चीज़ कि अगर तुम किसी चीज़ में इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ें ऐड करते हो जो पहले से इक्वल है, यानी यहाँ जैसे मैंने बताया कि x मान लो y के बराबर है और दोनों तरफ तुमने z या फिर कोई भी चीज़ ऐड कर दी, तो ये बाद में भी बराबर रहेंगे। वही चीज़ जैसे यहाँ पे 50 किलोज़ के दो वेट रखे थे तो ये दोनों बैलेंस था। अब अगर मैं सिर्फ 5 किलो इस पे रख दूँ तब तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, इधर झुक जाएगा लेफ्ट साइड में। बट अगर तुम देखो दोनों तरफ 5-5 किलो ऐड कर दोगे तो ये बैलेंस्ड ही रहेगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ठीक है। होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली तीसरा पार्ट है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर, मतलब अगर तुम किसी दो इक्वल पार्ट में से इक्वल चीज़ें निकाल लेते हो तब भी वो दोनों बराबर रहेंगे। सिंपल सी बात है। मान लो कहीं पे रखा हुआ है दो बाल्टी, सेम बाल्टी पानी रखा हुआ है, ठीक है, एक जैसी बाल्टियाँ हैं दोनों, ठीक है, दोनों मान लो एशियन पेंट की 20-20 लीटर की बाल्टियाँ हैं, ठीक है। अब उन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी रखा हुआ है, पूरा भरा हुआ, सेम मग लिया तुमने, ठीक है, एक मग इसमें से निकाल लिए, एक मग इसमें से निकाल लिए, फिर भी अब दोनों में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों में इक्वल। वैसे तो कम हो गया दोनों में से कुछ पार्ट कम हो गया, लेकिन अगर तुम दोनों को रिलेटिवली देखोगे तो अगर उसमें से 20 लीटर में से मान लो 200 ml कम हो गया और इसमें से भी 200 ml कम हो गया, यानी दोनों में 4 लीटर 800 ml है, इसमें भी 4 लीटर 800 ml है और इसमें भी 4 लीटर 800 ml बच गया। यानी तुम सेम अमाउंट ऑफ चीज़ अगर किसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो तब भी वो दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं। चौथा पार्ट क्या है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो ये पहला वाला पार्ट था ना, कुछ सिमिलर वैसे ही कि अगर दो चीज़ें आपस में कोइंसाइड करती हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। मतलब सपोज करो कि एक पेपर है, ठीक है, अब जैसे कॉपी है, उस कॉपी में हर पेज एक के ऊपर एक कोलाइड कर जाता है। मतलब अगर तुम मान लो पेज नंबर 15 खोले हो, ठीक है, मान लो ये पेज नंबर 15 है, इसको तुमने पलट दिया, ठीक है, अब पेज नंबर 16 आ गया, लेकिन क्या तुम्हें पेज नंबर 16 दिख रहा था पेज नंबर 15 पर? नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये पूरी तरीके से उसके ऊपर कोलाइड किया हुआ था, ठीक है,
पूरी तरह के ऊपर उसके ऊपर कोलाइड किया था, यानी दोनों एक जैसे थे। अब जब तुमने उसको हटाया तब तुम्हें दिखा कि नीचे एक और पेज है जो कि है पेज नंबर 16। तो यानी दो चीज़ें जब आपस में कोइंसाइड करेंगी तो वो दोनों इक्वल भी होंगी, चाहे वो लेंथ में, ब्रेथ में, जैसा भी देखना हो वैसा देख सकते हो। ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जब किसी चीज़ का होल है वो किसी उसके अगर किसी पार्ट से बड़ा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले मैथमेटिकली दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो लिखा है a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। अब a बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ से तुम सिंपली कह सकते हो कि जो a है वो x से भी बड़ा है, a जो है वो y से भी बड़ा है, साथ ही साथ a जो है z से भी बड़ा है। यानी अगर तुम इसका कोई पार्ट ले लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि a जो है वो x प्लस वाई से भी बड़ा है। समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर तुम कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसका सम ये दिया हुआ है, तो उसका अगर तुम कोई सिंपल नंबर निकालो, मान लो 8 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है। तो इसमें से अगर मैं मान लूँ कोई इसमें से एक पार्ट 3 उठा लूँ, तो सिंपल सी बात है 8 जो है वो 3 से बड़ा होगा। वही चीज़ है कि जो पार्ट है वो होल से बड़ा ही होगा। जैसे कि कोई फर्दर एग्जांपल लो कि एक तरबूज रखा हुआ है, ठीक है, उसमें से तुमने एक फांकी निकाल लिया, ठीक है, एक पार्ट निकाल लिया, तो वो जो पार्ट होगा वो पूरे तरबूज से छोटा ही होगा ना। समझ रहे हो ना। उसी तरह वो जो तरबूज है वो उस पार्ट से बड़ा ही होगा। वही चीज़ बताया जाए तो होल जो है वो एक पार्ट से बड़ा ही होगा। फॉर एग्जांपल एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट है, मान लो एशिया ले लेते हैं, कोई बड़ा सा एशिया है, ठीक है, एशिया है। अब उसमें से ये जो इंडिया का पार्ट है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं कोई कंट्री उठा लो, कोई भी कंट्री रैंडम, मान लो इंडिया निकालो, या फिर सबसे बड़ी मतलब चाइना निकालो, या रशिया निकालो तुम, ठीक है, उसमें से रशिया देख लो। तो रशिया जो सबसे बड़ी कंट्री है वो भी जो है वो कॉन्टिनेंट से छोटी है। तो इसका मतलब कि जो होल है यानी जो पूरा पार्ट है वो 100% अगर उनमें से किसी पार्ट से कंपेयर करोगे तो वो पूरा जो होल है वो बड़ा ही होगा। बहुत ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ चाहे ना भी लगाओ, समझ गए होगे। देखो 6th पार्ट क्या बता रहा है, इसमें वाला थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो बहुत अंडरस्टैंड भाषा लिखते हैं, मतलब मूड खराब कर देते हैं। तो मैं इसी क्लियरली बात बताता हूँ। मैं जब 9th में था ना, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इस चैप्टर में, लेकिन तुम लोग का होना चाहिए। अब देखो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीज़ का अगर तुम किसी चीज़ का डबल कर दो, ठीक है, लेट अस सपोज पहले हम लोग देखते हैं किसी चीज़ का डबल करके, जैसे कि एक पेंसिल है, ठीक है, मान लो एक पेंसिल है, नई पेंसिल अभी शार्प नहीं की है। अब एक और पेंसिल लेते हैं और इसमें जोड़ देते हैं जो कि सेम लेंथ की है, ठीक है, इसको डबल कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैंने डबल कर दिया इस पेंसिल को, यानी पहले इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर थी, अब मैंने इसको डबल करके इसको कितना कर दिया, 20 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। तो जो मैंने डबल किया ना, तो जो दूसरा पार्ट होगा ना, वो ये दूसरा पार्ट वो भी पहली पार्ट के एकदम बराबर होगा। तो अजीब सा एग्जाम्पल है ना, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जांपल एक बाल्टी है, उसमें 2 लीटर पानी भरा हुआ, अब मैं उतना ही पानी और डाल देता हूँ, मतलब उसको डबल करके 4 लीटर मैंने कर दिया। तो जो मैंने एक्स्ट्रा डाला ना वो पहले के बराबर ही है कि नहीं, मतलब मुझे डबल करने के लिए कितना डालना पड़ा उसमें पानी, जितना उसमें पहले से 2 लीटर था तो 2 ही और डाल दिया, तो मैंने डबल कर दिया उसको। तो वही ये कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी मान लो 2 है, 2 को मैं अगर डबल करूँ तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया, 2 ही और कर दिया। देखो 2 था और उसमें 2 ही और ऐड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, उसको डबल किया तो मैंने 2 ही तो जोड़ा उसमें। फॉर एग्जाम्पल 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 का डबल किए तो 16 हो गया। तो जो दूसरा पार्ट होगा यानी 4 को मैंने क्या किया, 4 इंटू क्या किया, सॉरी 4 टू 8 होगा, माई मिस्टेक, रुको 1 मिनट। मान लो यहाँ पे 4 है, 4 का डबल किया मैंने तो क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, सेम ही पार्ट तो ऐड किया, 4 + 4 भी तो 8 ही होगा ना, यानी जितना अमाउंट था उतना ही मैंने जोड़ दिया। तो अगर मैं किसी चीज़ का डबल करूँगा तो वो पहले पार्ट का सिमिलर ही होगा, यानी उतना ही अमाउंट का होगा। होपफुली इतने सारे एग्जांपल देने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है
थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो सेम जो सिक्स है उसी का उल्टा है कि अगर मैं किसी चीज़ का हाफ कर दूं तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि मैंने पेंसिल जो डबल करना, चलो अलग बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेंसिल को बीच से तोड़ देता हूँ एकदम सेंटर से, मतलब नाप के एकदम से सेंटर से तोड़ दिया। तो मैं जब तोड़ूंगा तो इस पार्ट को अगर मैं उठा के इधर लगा दूँ तो क्या एकदम सेम रहेगा कि नहीं, सेम लेंथ सेम ब्रेथ सब कुछ रहेगा कि नहीं। तो वही कह रहा है कि अगर तुम किसी चीज़ को हाफ कर दोगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। गॉट इट, बात समझ में आ गई। होपफुली तुम लोग को ये सारे एक्सियोम्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब पॉस्टुलेट्स देखते हैं। पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, वो कन्फर्म्ड होते हैं, मतलब एक डेफिनेट स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका कोई वैल्यू होता है। मतलब वैल्यू उनका भी था, एक्सियोम्स का था, लेकिन वहाँ से लोगों ने शुरुआत की। अब यहाँ पे कंक्लूजन है, समझ लो। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। समझ गया, मतलब तुम रैंडम कोई दो पॉइंट ले लो, यहाँ ले लिए। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ, इन दोनों को मैं अगर जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यानी तुम किसी भी दो चीज़ों को अगर तुम ऐड करो, मतलब दो पॉइंट ले लो रैंडम कहीं भी पूरे स्पेस में, मतलब कहीं भी, फिर ऐसा नहीं कि तुम किसी प्लेन में कहीं भी ले लो। ये मैंने मान लो दो पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इन दो पॉइंट को मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, सिंपल। तो ये बात याद रखना कि किसी भी चीज़ को अगर मुझे क्या करना है, किसी भी चीज़ में अगर दो पॉइंट हैं, उन दो पॉइंट को जोड़ के हम लोग एक लाइन बना सकते हैं। आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। देखो टर्मिनेटेड लाइन यहाँ पे थोड़ा सा भद्दा वर्ड है जो यूक्लिड जी ने यूज़ किया था। उनका कहने का मतलब था बस ये, जो आज हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं ना, लाइन सेगमेंट, उसी को इन्होंने टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, जो खत्म हो जाता है। मान लो एक टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग इनडेफिनेटली या फिर इनफाइनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी मैं इसको इधर एक्सटेंड करके लेके जा सकता हूँ कहीं भी इनफाइनाइट तक, और इधर भी मैं जहाँ मन हो वहाँ तक लेके जा सकता हूँ खींच के। ठीक है, तो इनका बस यही कहने का मतलब पोस्टुलेट 2 जो था यही है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ऑब्वियस सी बात है, मान लो तुम कंपास लो, कंपास से सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो कंपास लो, कहीं भी रख दो, कुछ भी तुम ऐसे ऐसे करके कोई भी एंगल बना लिए मान लो। अब उसको तुम किसी भी जगह पे रख के घुमा दिए, सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो वही इन्होंने कहा कि तुम कोई भी रेडियस लेके, कोई भी सेंटर लेके तुम कहीं भी सर्कल बना सकते हो। बहुत ही बेसिक सी बात है। फिर इन्होंने बोला कि पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो बाकी सब तो मुझे ठीक लगा कि जेन्युइन है, लेकिन यार ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। इनका कहना होता है जितने भी राइट एंगल हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि हर 30 डिग्री एंगल आपस में इक्वल होता है, हर 47 डिग्री आपस में इक्वल होता है, उसी तरह हर 90 डिग्री या हर राइट एंगल आपस में इक्वल होता है। इन्होंने ऐसी बात बोली बस। होपफुली ये समझाने की जरूरत नहीं होगी। पोस्टुलेट 5 क्या है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, meet on the side on which the sum of the angle is less than two right। इस पूरे कहानी का जो मतलब है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन लेता हूँ रैंडम, चलो लेता हूँ मैं, मान लो एक दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये हो गई, एक मान लो ये हो गई। अब इसको कोई एक दूसरी स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है, मान लो ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो हमारी दो स्ट्रेट लाइंस हो गई, इनको जो कट कर रही है, ठीक है, इनका मैं नामकरण कर देता हूँ थोड़ा सा। मान लो इसको जैसे मेनली हम लोग LM करके करते हैं, इसको LM, इसको N रख देते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइनें हो गई। अब बोला है कि जो दो लाइनें हैं उन दो लाइन में जो बीच में एंगल बन रहा है, यानी देखो एक एंगल मान लेते हैं ये बन रहा है A, ये हमारा बन रहा है B, ये C और ये D। तो बोला है कि जो एंगल्स बने हुए हैं, तो जो लेफ्ट साइड में एक एंगल है, कुछ राइट साइड में, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 180 से, इन्होंने बोला दो राइट एंगल से, इफ़
टेक इट 2 राइट एंगल से लेस देन होगा। 2 राइट एंगल मतलब क्या हो, 2 राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो बोला है कि जिस साइड 180 डिग्री से कम होगा सम दोनों का, उधर जाके वो लाइनें मीट करेंगी। तो इधर देखो, अगर a प्लस बी का सम लेस देन 180 डिग्री है तो ये जो लाइन है अगर इनको तुम एक्सटेंड करोगे तो वो इधर जाके लेफ्ट साइड में मीट करेंगी। लेकिन वही अगर c प्लस डी का सम 180 से कम है तो इधर जाके मीट करेंगे। लेकिन तुम देख सकते हो कि ये दोनों इनफाइनाइट हो गए, कभी मीट ही नहीं करेंगे, वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला केस हम लोग का सही है। तो इस पूरे कहानी का मतलब क्या था कि अगर तुम दो लाइन लेते हो उस पर एक और स्ट्रेट लाइन गिरती है तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम अगर लेस देन 180 डिग्री है तो उसी साइड, जिस साइड लेस देन 180 बन रहा है उसी साइड वो लाइन जाके मीट करेंगी आपस में। ये है पोस्टुलेट नंबर 5 की कहानी। अब यहीं पोस्टुलेट थ्योरम 5.1 भी देख लेते हैं। थ्योरम 5.1 टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। अगर कोई दो अलग लाइनें हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट जो है उससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि अगर मैं दो लाइनें बनाऊं, एक लाइन ये बना दे मान लो मैंने, और एक और लाइन बना दिया, ठीक है, ये बना दिया मान लो, तो अब ये दो डिस्टिंक्ट लाइन है, तो इनको जब भी तुम एक्सटेंड करोगे या जो भी करोगे तो ये हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, मैक्सिमम, समझ रहे हो, मतलब एक दो लाइनों के या तो एक भी नहीं, कहीं भी नहीं मीट करेगी। सपोज करो दो पैरेलल लाइन्स है, लेट अस सपोज कि दो पैरेलल लाइन्स है, तो ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगे आपस में, तो इनका तो बात ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर दो नॉन पैरेलल लाइन्स हैं तो वो हमेशा सिंगल पॉइंट पे, देखो मान लो मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे मीट किया, ठीक है, अब ये इधर बढ़ती चली जाएगी, ये इधर बढ़ती चली जाएगी, ये इधर बढ़ती चली जाएगी और ये नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो ये लोग कभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से मुड़ के आके ऐसे मिल जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो ये स्ट्रेट लाइन्स है तो ये हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिलेगा, वन पॉइंट होगा, एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ पे लोग मीट करेंगे अगर दो अलग अलग लाइनें हैं। एक और केस होता है कि मान लो एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो सेम ही लाइन हो गई ना, तो उस केस को हम लोग यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग लाइनें, डिफरेंट लाइन होंगी तो मैक्सिमम कितने पॉइंट मिल सकते हैं, सिंगल पॉइंट, और मिनिमम तो जीरो मिल ही सकता है अगर दोनों स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो थ्योरम 5.1 यही बताता है हम लोग को। अब देखो, इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half AB, explain by drawing the figure। तो इसमें क्या दिया है कि एक मान लो एक लाइन दी हुई है, क्या एक लाइन दी हुई है, ठीक है। अब उस लाइन पे एक टर्म है A, एक है B, और उसके बीच में कहीं पे है C, एकदम सेंटर पे C है। तो अब बोल रहा है कि प्रूफ करो, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव कि AC जो है वो AB का आधा है, ठीक है। तो ये पूछा है, तो अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दे रखा है, अगर मैं मैथमेटिकली देखूं AC इक्वल्स टू BC दे रखा है। लेट सपोज मैं अगर दोनों तरफ AC ऐड कर दूं, क्या करूं, दोनों तरफ, हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा था ना कि दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करने से इक्वलिटी नहीं घटती है, तो मैंने सेम चीज़ ऐड कर दिया। अब देखो AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC हो गया। ये भी एक थ्योरम था कि अगर दो इक्वल चीज़ को तुम ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा, तो ये डबल हो गया। अब देखो AC प्लस BC क्या बनेगा, देखो AC प्लस BC, ये तो पूरी लाइन हो गई यानी AB बन गई। अब मैं 2 को इधर भेज दूँ तो AC क्या बन गया, 1/2 ऑफ AB। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया हम लोग का, बस छोटी सी बात है। और बाकी इसको लाइन से तो तुम देख ही पा रहे हो कि अगर A और B है, B का सेंटर पॉइंट C है, तो AC और AB अगर बराबर है तो हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें हैं आपस में इक्वल हैं तो वो एक दूसरे का डबल होगा, यानी जो AC है या जो AB है वो क्या है, AC का डबल है। तो AC क्या हो जाएगा, AB का 2 उधर भेज देंगे तो आधा हो जाएगा।
तो ये तुम लाइन से भी समझ सकते हो, इसे नॉर्मल पोस्टुलेट या थ्योरम देख के। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ था, इसी तरह हम लोग को प्रूफ करना होगा। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे ही फालतू फालतू सवाल हैं इस चैप्टर में, मुश्किल से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है हम लोग का ख़त्म। तो इस चैप्टर में क्या था, कुछ भी नहीं था, एकदम डिसेंट बातें थी, कुछ एक्सियोम्स थे, कुछ थ्योरम्स थे और कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो उन्हीं को बस खाली डिफाइन किया गया, उसी को बताया गया है, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग रेगुलर वर्क किया करते हैं। जैसे किसी चीज़ का डबल है तो उसको आधा करना, ये सब चीज़ें हम लोग किया करते हैं, बट ये नहीं सोचा कभी हम लोग ने कि उसके ऊपर कोई चैप्टर भी हो सकता है। तो वो चैप्टर यही है। तो इसमें सारे थ्योरम कर लेना, फिर 1-2 एक्सरसाइज जो भी एनसीईआरटी की उसको कर लेना, और फिर उसके बाद फ्यूचर कोई दूसरी बुक रिफ़र करके उसको सॉल्व कर लेना। बाकी इस चैप्टर में मतलब उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा, बहुत आसान सा चैप्टर है। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ करना कमेंट में, कुछ भी डाउट हो या मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और हर चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर आ रहा है, इसके साथ साथ फ्यूचर में इनके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।